इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की। हमारे सबके मन में बहुत सारे भ्रम है कि एनपीएस से क्या फायदा है, क्या होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, लेकिन मुझे लगता है मैंने ये 9 प्रश्नों का चयन किया है। इसमें मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, जिसमें हम देखने वाले हैं एनपीएस क्या होता है, एनपीएस टीयर 1 और टीयर 2, इन दोनों का डिटेल में कंपैरिजन मैं आपको बताने वाला हूं 1 बाय 1। फिर एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, एनपीएस में एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स फायदा कैसे ले, एनपीएस में सरकार आपका पैसा कहां लगा रही है ये भी मैं बताऊंगा, एन्युटी जिसे पेंशन के रूप में जाना जाता है वो एनपीएस में कितनी मिलेगी, एनपीएस स्कीम रिटर्न्स कितने हैं एम्प्लॉय के लिए, एनपीएस कैलकुलेटर फॉर एम्प्लॉयज 7th पे कमीशन ये देखेंगे हम, और क्या वास्तव में एनपीएस से कर्मचारी करोड़पति या रोड़पति हो सकते हैं। मैं इन दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा और अंत में मैं आपको मेरे खुद के एनपीएस अकाउंट पर भी लेके चलूंगा, जहां मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरे रिटर्न्स मैं आपको सब शो करने वाला हूं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए और एनपीएस को समझना है तो चलिए चलते हैं आगे। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस को जनवरी 2000 में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रारंभ किया गया था और 2009 में सभी कैटेगरी के लिए इसे खोल दिया गया है। 2004 से पहले अलग पेंशन स्कीम हुआ करती थी और 2004 से जिनकी ज्वाइनिंग है उनको सबको एनपीएस मिला है। एनपीएस में 2 प्रकार के खाते होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। अब ये हमारा टीयर 1 का खाता है ये साइड, और ये टीयर 2 का खाता है। मैं इस टेबल के आधार पर आपको कंपैरिजन करने वाला हूं। सबसे पहले टीयर 1 को कौन ओपन कर सकता है, कोई भी भारतीय जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष की है वो टीयर 1 अकाउंट खोल सकता है। टीयर 2 अकाउंट कौन खोल सकता है, मेंबर्स ऑफ टीयर 1 ओनली। ध्यान दे, जिसके पास टीयर 1 का अकाउंट है केवल वही व्यक्ति टीयर 2 का अकाउंट खोल सकता है, अन्यथा और कोई नहीं खोल सकता है। इसका मतलब टीयर 2 अकाउंट खोलने से पहले आपको टीयर 1 का अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर है मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस पर एनम। टीयर 1 में कम से कम एक कंट्रीब्यूशन आपका हर साल होना चाहिए डिपॉजिट का, जबकि टीयर 2 में नील है ये। यू कैन चूज नॉट टू मेक एनी कंट्रीब्यूशन इन ए ईयर। आप किसी साल नहीं भी करें तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टीयर 1 में मिनिमम अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड इन ए ईयर 1000 आपको पर ईयर कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है टीयर 1 एनपीएस में, जबकि टीयर 2 में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस आर सेम फॉर बोथ टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट्स। टीयर 1 और टीयर 2 जो अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर्स के द्वारा शेयर्स मार्केट में होते हैं, उनके चार्जेस सेम होते हैं। चार्जेस एप्लीकेबल फॉर फंड मैनेजमेंट, अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस एटसेट्रा आर डिफाइंड बाय द रेगुलेटर्स। जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो फंड मैनेजमेंट होते हैं, जिनके द्वारा हमारा फंड मैनेज किया जा रहा है एनपीएस का, मैं आगे और इनकी चर्चा करूंगा, वो सब के चार्जेस दोनों ही स्कीम में सेम है, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में। फिर है अवेलेबल एसेट क्लासेस। देखिए दोनों में ही सेम असेट्स हैं, 3 तरह की असेट्स दी हुई हैं। सबसे पहले है इक्विटी। इक्विटी मतलब ई, कॉर्पोरेट डेट को सी कहते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जी कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्विटी। इक्विटी में आपका एनपीएस में जो पैसा जा रहा है वो स्कीम इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। जितना भी शेयर बाजार है उसमें आपका पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी के अंदर। फिर होता है कॉर्पोरेट डेट। कॉर्पोरेट डेट स्कीम इन्वेस्ट्स इन बॉन्ड्स इशूड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो सरकारी कंपनियां होती हैं जो बॉन्ड्स जारी करती हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट की, ये सब जो बॉन्ड्स वगैरह जारी करती हैं, जो ऋण पत्र जारी करते हैं जिसे हम ऋण पत्र या बॉन्ड्स कहते हैं, उसमें ये पैसा लगाते हैं। तो एक तो शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है, एक ये बॉन्ड्स में लग रहा है। तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं इसको। स्कीम्स इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और अलग अलग प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती हैं जिन पे एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, तो उसमें भी पैसा लगाया जाता है। तो एनपीएस में 3 जगह पैसा लगता है, इक्विटी शेयर मार्केट में, कॉर्पोरेट डेट में
जो ऋण होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सरकार द्वारा कुछ जारी किए जाते हैं सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां, उसमें पैसा लगता है। तो आपका पैसा एनपीएस में इन 3 जगहों पर लग रहा है। फिर आता है टैक्स बेनिफिट्स क्या है, देखिए इसको बड़ा ध्यान से देखना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सेक्शन 80CC(d)(1) में फॉर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में वो 10% कटेगा, किसका, बेसिक और डीए दोनों मिलाकर जितनी आपकी इनकम होगी उसका 10% आपका एनपीएस में शेयर कटेगा। ये किसके लिए है, एम्प्लॉयज के लिए। और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उसे कुल अपनी जो एनुअल इनकम है उसका 10% कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस में। ये नियम है इसके। तो हम लोग अगर एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, तो उनका 10% कट रहा है बेसिक प्लस डीए पे अभी। हालांकि सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि वो अपनी तरफ से 14% शेयर देगी, क्योंकि 10% हम देते हैं अभी और 10% ही हमारा एम्प्लॉयर देता है। तो सरकार ने कहा था एम्प्लॉयर का जो शेयर है वो 14% किया जाए बढ़ा के। तो प्रस्ताव था, लेकिन कोरोना काल के कारण ये प्रस्ताव अभी ठंडे बस्ते में ही है। ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट 1.5 लाख रुपया। इसके तहत आप केवल 1.5 लाख रुपए तक की जो लिमिट होती है वहां तक ही आप इसको फायदा उठा सकते हैं। और ये जो आपका सेक्शन 80C होता है उसका पार्ट होता है। 80C में आपकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आ जाते हैं, आपकी कई प्रकार का पीपीएफ और ये सब आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, सब। उन सबको मिलाकर आप केवल 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये है हमारा 10% का जो एम्प्लॉयर ने हमारा काटा है। ठीक है। फिर है सेक्शन 80CC(d)(2). दिस इज द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ये क्या होता है, ये होता है जितना हमने 10% एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से डाला है उतना ही 10% कौन डालेगा, एम्प्लॉयर। तो 10% तो जो हमने डाला एम्प्लॉय ने वो 80CC(d)(1) में आएगा, और जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है वो 80CC(d)(2) का माना जाएगा। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सेक्शन 80C। खास बात, ये 80C का पार्ट था और इसमें केवल 1.5 लाख तक की छूट में आप इसको शामिल करेंगे, जबकि ये 1.5 लाख के अतिरिक्त छूट है, यानी कि 1.5 लाख के अलावा इसकी छूट मिलेगी आपको। फिर है थर्ड पॉइंट, सेक्शन 80CC(d)(1)(b), एडिशनल बेनिफिट ऑन कंट्रीब्यूशन अप टू 50,000 रुपीज। ये भी 80C का पार्ट नहीं है। अगर आपको एनपीएस में और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि भारत सरकार की योजना है, 50,000 रुपए तक का आप अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं एनपीएस में, और उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये भी 80C में नहीं आता, ये भी 80C में नहीं आता। 80C में केवल ये आ रहा है एनपीएस का, ये वाला भाग 80C का पार्ट है, बाकी ये दोनों ही 80C से अलग है। तो आप इनका दोनों का ही फायदा उठा सकते हैं। ये वाला फायदा तो हमको ऑलरेडी मिल चुका होता है, ये दोनों फायदे तो हमको अपना एम्प्लॉयर डायरेक्ट अपने फॉर्म नंबर 16 में दे देता है। ये फायदा आप एडिशनल उठा सकते हैं। टीयर 2 में किसी भी प्रकार का टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, किसी प्रकार का कोई टैक्स रिबेट आपको छूट नहीं मिलेगी, ये क्लियर कर लेना। टीयर 2 में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब है टैक्स ऑन विड्रॉल। टीयर 1 में एट मेच्योरिटी द एंटायर कॉर्पस इज टैक्स एग्जेम्प्ट। कॉर्पस मतलब जितनी जो धनराशि आपकी, जितना भी आपको मैच्योरिटी के टाइम पर पैसा मिलेगा उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि टीयर 2 में द एंटायर कॉर्पस कैन बी विड्रॉन विच इज एडेड टू इनकम एंड टैक्स्ड एज पर द टैक्स स्लैब 1 फॉल्स इन। इसका मतलब हुआ कि टीयर 2 में आप जब अपनी राशि निकालेंगे तो जिस टैक्स स्लैब में आप आ रहे हो, 10%, 20%, 30%, जिस भी टैक्स स्लैब में आप आ रहे होंगे उस हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि टीयर 2 में आपका कोई टैक्स सेविंग नहीं होगा, आपका संपूर्ण पैसा टैक्स का कटेगा। संपूर्ण पैसा का मतलब जो आपकी टैक्स स्लैब होगी वो कटेगा। फिर है लिमिट ऑन विड्रॉल। टीयर 1 में इवन एट मैच्योरिटी ओनली 60% ऑफ द कॉर्पस कैन बी विड्रॉन। आप 100% आपका पैसा हुआ मैच्योरिटी यानी 60 इयर्स पे, लेकिन आप केवल 60% ही अपनी धनराशि निकाल सकते हैं, 40% आप नहीं निकाल सकते। हाउएवर ऑन सर्टेन कंडीशंस लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज एंड क्रिटिकल इलनेस, जो भारत सरकार ने बता रखी है,
उस केस में आप अप टू 25% ऑफ द सेल्फ कंट्रीब्यूशन वैल्यू इज अलाउड फॉर पार्शियल विड्रॉल। उस केस में आप 60 वर्ष की उम्र होने से पहले भी अपने एनपीएस में जितना आपने शेयर डाला है, केवल आपका शेयर, ध्यान रखना आपके एम्प्लॉयर का शेयर नहीं, केवल आपके शेयर का आप 25% हिस्सा पार्शली विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में अगर 10 लाख रुपए आपके एनपीएस में, तो 10 लाख में से 5 लाख तो जाहिर बात है एम्प्लॉयर ने जमा कराए होंगे और 5 लाख आपने जमा कराए होंगे, तो आप 5 लाख का 25% वो आप ले सकते हैं लोन के रूप में। यह है पार्शियल विड्रॉल, ठीक है। जबकि टीयर 2 में क्या है, एनी अमाउंट कैन बी विड्रॉन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। टीयर 2 में आप जितना चाहे अपना पैसा निकलाएं, कोई पाबंदी नहीं है कितनी ही बार निकलाएं। ये एक तरह से बचत खाता हो गया, यूं समझ लीजिए बचत खाता है सिंपली, जिसमें आपने पैसा जमा कराया। फिर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन टीयर 2 कैन बी ट्रांसफर्ड टू टीयर 1। एग्जिस्टिंग फंड्स इन ईपीएफ कैन आल्सो बी ट्रांसफर टू टीयर 1। आपका जो टीयर 2 में अमाउंट होगा आप उसे टीयर 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन टीयर 1 का अमाउंट टीयर 2 में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ध्यान दें, टीयर 2 में अगर कोई पैसा है आपके पास तो उसे टीयर 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन टीयर 1 से किसी भी प्रकार का पैसा आप टीयर 2 में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आगे है एन्युटी पेंशन अंडर एनपीएस क्या होती है। एन्युटी को ही आम बोलचाल की भाषा में पेंशन कहते हैं। आप जो इस चीज की चर्चा करते हैं ना, पेंशन, तो वो पेंशन और कुछ नहीं है, इकोनॉमिक जो डेफिनेशन है उसकी भाषा में उसे एन्युटी कहते हैं। एन्युटीज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होती है, ये एक तरह से बचत या निवेश का जो प्रोडक्ट होती है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया अपनी तरफ से, जो इंश्योरेंस कंपनियां बेचती है। जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो ये प्लान बेचती हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर इनकम देना होता है। एनपीएस में आपकी कुल धनराशि का 40% कॉर्पस एन्युटी स्कीम में लगा दिया जाता है। सिंपली बात, आपकी 100% हुई 60 वर्ष के बाद, जो आपका टोटल अमाउंट हुआ कॉर्पस, वो कितना हुआ 100%। 100% में से आपको 60% तो तत्काल मिल जाएगा, लेकिन बाकी का जो 40% है वो आपको नहीं मिलेगा। वो क्या किया जाएगा, 40% आपको ऑप्शन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि ये कंपनियां हैं, इनमें से आप किसी एक कंपनी के, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें से किसी एक कंपनी में आप अपना पैसा ये 40% लगा दीजिए, तो बदले में आपको क्या मिलती रहेगी, रेगुलर इनकम पेंशन। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में, पेंशन सरकार नहीं दे रही है, आपका ही पैसा आपको ही टुकड़ों में दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, उसी को हम पेंशन मान रहे हैं। ये क्लियर है आपको कि भारत सरकार या कोई भी सरकार आपको अपनी तरफ से कोई पेंशन नहीं दे रही है। ये इंश्योरेंस कंपनीज है जिनके पास हम हमारा ये कॉर्पस जो अमाउंट है, धनराशि 40% डालेंगे, बदले में वो जो इंटरेस्ट होगा, जो उनका बेनिफिट होगा, उसमें से हमको वो देंगी टुकड़ों में हर महीने। जैसा कि आज भी अगर हम चाहें बिना 60 वर्ष हुए तो हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपना एन्युटी ले सकते हैं आज भी। तो ये वो सिंपल वही है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमपैनल्ड इंश्योरेंस कंपनीज फॉर प्रोवाइडिंग एन्युटी पेंशन अंडर एनपीएस। तो एनपीएस में ये 7 कंपनियां अभी भारत सरकार ने तय कर रखी हैं, इनसे आप अपनी एन्युटी या पेंशन स्कीम चालू करा सकते हैं। पहली है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, दूसरी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आपने एक चीज गौर की, सबके आगे इंश्योरेंस लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सभी इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, सरकार का किसी प्रकार का आपकी पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एन्युटी पेंशन प्लान्स ऑप्शंस अंडर एनपीएस। अगर आप रिटायर्ड होने जा रहे हैं, आपका फ्रेंड या आपके पापा या कोई भी XYZ किसी भी प्रकार से आने वाले समय में रिटायर्ड होने जा रहे हैं, तो ये 7 चीजें आप अभी समझ लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। गलत प्लान चूज कर लिया तो भारी भरकम प्रॉब्लम में आ जाओगे। पहला क्या है, एन्युटी पेंशन पेबल फॉर लाइफ एट ए यूनिफॉर्म रेट। इसका मतलब होता है
कि आपने अगर कोई पेंशन प्लान लिया है, एन्युटी प्लान लिया है, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर लिया है तो जब तक आप जिएंगे तब तक आपको एक यूनिफॉर्म रेट, एक निश्चित दर पर, जो आपने पहले से ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ तय कर लिया है, उस दर पर आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। पहला प्लान। इसमें अगर आप मर गए तो आपके बच्चों को और आपकी स्पाउस को किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। ये केवल आपकी लाइफ के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो ये आप सोच समझ के चूज करना। दूसरा प्लान, एन्युटी पेबल फॉर 5, 10, 15 और 20 years certain and thereafter as long as the annuitant is alive। इसका मतलब है कि आपने और अपनी पेंशन जो देने वाली इंश्योरेंस कंपनी है, उन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट हो गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या जितने का भी आपने अग्रीमेंट किया है, तब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी मंथली। और आपकी अगर डेथ हो गई तो उसके बाद आपके स्पाउस को या आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा इन दोनों ही केस में, ऊपर वाले में। तीसरा है प्लान, एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ऑन डेथ ऑफ द एन्युटेंट। इसका मतलब है कि अगर ये तीसरा वाला प्लान आपने लिया तो इंश्योरेंस कंपनी जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आपको पेंशन देगी, साथ में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जितना आपने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपने 40% के रूप में 10 लाख रुपए इसको इंश्योरेंस कंपनी को दिए थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में, ठीक है, तो आपकी डेथ हो गई तो जब तक डेथ नहीं होती तब तक तो आपको मिलती रहेगी पेंशन के रूप में मंथली, जो भी स्कीम है उनकी। और जैसे ही आपकी डेथ हो जाएगी, आपके स्पाउस को या जो भी आपका नॉमिनी है उसे आपका ये जो 10 लाख रुपए आपने शुरुआत में जमा किए थे इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम है। इसमें पेंशन किसी को नहीं मिल रही है आपकी डेथ के बाद, ना तो स्पाउस को मिलेगी, ना आपके किसी नॉमिनी को किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था शुरुआत में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो जरूर आपके स्पाउस को या नॉमिनी को मिल जाएगा। चौथा पॉइंट, जो चौथा प्लान है, एन्युटी पेबल फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। इसमें क्या होता है कि आपको पेंशन मिलती रहेगी और वो हर साल 3% बढ़ती रहेगी। जैसे हमारी सैलरी 3% बढ़ती है हर साल, वैसे ही आपको मिलने वाली पेंशन भी क्या होती रहेगी, हर साल 3% बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी क्या कमी है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके स्पाउस को और आपके नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा, एक सिंगल रुपया नहीं मिलेगा। जब तक आप जीवित हो तब तक ही इस स्कीम का फायदा है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, पांचवा प्लान देखते हैं, एन्युटी फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ द एन्युटी पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑफ द एन्युटेंट। इस प्लान में क्या है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो ये प्लान लेंगे, अगर ये 5वें नंबर का प्लान लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पेंशन मिलती है 100%। आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को 50% मिलेगा पेंशन, जब तक वो जीवित रहेगा। जब तक आपका स्पाउस जीवित रहेगा तब तक उसे 50% पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन इस केस में उन्हें इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था शुरुआत में, मान लीजिए 10 लाख रुपए दिए थे इंश्योरेंस कंपनी को, वो आपकी डेथ के बाद नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके स्पाउस को 50% पेंशन मिलती रहेगी। ठीक, अब छठा प्लान देखते हैं, एन्युटी फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्युटी पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑफ द एन्युटेंट। इस प्लान में क्या है, इस प्लान और इस प्लान में थोड़ा सा ही अंतर है। क्या कि इस प्लान में तो 50% मिल रहा था आपकी डेथ पर, आपकी डेथ होने पर आपके स्पाउस को कितना मिल रहा था, 50%। इसमें क्या हो रहा है, 50% की बजाय 100% मिलेगा। अर्थात जितनी पेंशन आपको मिल रही थी जीवित रहते हुए, उतनी ही पेंशन आपके स्पाउस को भी मिलेगी आपके मरने के बाद। लेकिन ध्यान दें फिर से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो राशि है वो नहीं मिलेगी इस प्लान में भी। ठीक है, अब सातवां प्लान देखते हैं, annuity for life with a provision of 100% of the annuity payable to spouse during his her lifetime on the death annuitant. The initial investment corpus will be returned on the death of the last survivor.
इसमें क्या है, इसमें यह है, इस प्लान को अगर लेते हैं तो आप जब तक जीवित है तब तक आपको मंथली पेंशन मिलेगी। जब आप मर गए तो आपकी स्पाउस को 100% पेंशन मिलेगी। और जब आपकी स्पाउस भी मर गई, ठीक है, तो अंत में जो नॉमिनी होगा उसे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रुपया मिल जाएगा जो आपने शुरुआत में, मान लो 10 लाख रुपए दिए थे ना शुरुआत में जब आपने इंश्योरेंस लिया था, वो पैसा ऐसे कैसे आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, यानी कि एक तरह से आपको बच्चों को मिल जाएगा। तो इस 7वें केस में क्या हुआ, आप जीवित हैं तब तक आपको पेंशन मिली, आपकी डेथ हो गई, आपके स्पाउस को पूरी पेंशन मिली, फिर आपकी स्पाउस की भी डेथ हो गई, तो जो रकम आपने शुरुआत में दी थी इंश्योरेंस कंपनी को, वो सारी की सारी रकम इंश्योरेंस कंपनी किसे दे देगी, आपके बच्चों को एक तरह से, या जो भी नॉमिन है उसको दे देगी। बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ये 6 नंबर का प्लान चूज करती है, ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट सरकार ये 6ठे नंबर का प्लान चूज करती है। आप चाहें तो ये 7वें नंबर का प्लान भी चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं इसे एक उदाहरण के साथ समझाने वाला हूं। यह है एन्युटी पेंशन प्लान ₹1 लाख इन्वेस्टमेंट इन LIC जीवन अक्षय। यह LIC की जीवन अक्षय योजना है NPS के कोलैबोरेशन के साथ। इसमें 1 लाख रुपए अगर आपने LIC को दिए, जैसे मान लीजिए आपकी 60 साल की एज आज हो गई और आपने 1 लाख रुपया LIC को दिया अपना, ठीक है, कि मेरा ये है गवर्नमेंट की तरफ से जो मेरा 40% शेयर है वो 1 लाख रुपए बनता है, और LIC को आपने दे दिया जीवन अक्षय योजना के तहत, ठीक है, उसकी ये पॉलिसी है जीवन अक्षय पॉलिसी, ठीक। ये हमारा फर्स्ट प्लान है, ये सेकंड प्लान है, ये थर्ड प्लान है, ये फोर्थ प्लान, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7, जो अभी मैंने अभी 7 प्लान समझाए थे, ये 7वां प्लान है। ये आपकी एज है। अब हम आ जाते हैं हमारे 60 वर्ष की एज पे, क्योंकि हम यहाँ रिटायर होने वाले हैं तो हम यहीं से कैलकुलेशन करेंगे। पहले प्लान में 744 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, दूसरे प्लान में 699 रुपए वार्षिक मासिक पेंशन है, तीसरे प्लान में 550 रुपए, चौथे में 595 रुपए, पांचवें में 685 रुपए है, छठे में 635 रुपए है, और सातवें में 544 रुपए मासिक पेंशन है। ध्यान दें, ये सब मासिक पेंशन है, और कितने पे है, 1 लाख रुपया आपने इस LIC जीवन अक्षय को दिया है, बदले में आपको वो मंथली इतनी पेंशन दे रही है। पहली पेंशन और ये जो पेंशन है इनमें आपको लग रहा होगा कि काफी फायदा है, यहाँ तो 635 544 रुपए मिल रहे हैं जबकि यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं। तो वो इसका नुकसान ये भी है कि आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को और आपके बच्चों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया और दूसरे दिन ही डेथ हो गई तो 1 लाख रुपया आपका पूरा डूब जाएगा, आपके स्पाउस को और आपके बच्चों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो इंश्योरेंस प्लान है ये अच्छे नहीं है, ठीक है, तो आप ये नहीं लेना। सरकार ने NPS सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट ये 6ठा प्लान बना रखा है अपने लिए, कर्मचारियों के लिए 6ठा प्लान है, जिसमें आप जब तक जीते हैं तब तक आपको पेंशन मिलती है, आपके मरने के बाद आपकी स्पाउस को 100% पेंशन मिलती है, ठीक है। जबकि 7th प्लान में और भी बड़ा फायदा इसमें क्या है कि आप जब जीतते हैं तब तक आपको पेंशन मिलती है, आपके मरने के बाद आपके स्पाउस को पेंशन मिलती है 100%, और आपके स्पाउस भी मर जाती है, मान लो मर जाते हैं कोई भी है XYZ, तो उसके बाद आपके नॉमिनी बच्चों को पेंशन वो पूरा अमाउंट मिल जाता है जो आपने शुरुआत में जमा किया था अमाउंट। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने शुरुआत में 60 साल पे दिया था, तो वो 1 लाख रुपए आपके बच्चों को मिल जाएगा जब आप और आपकी पत्नी दोनों मान लीजिए डेथ हो जाए तो उसके बाद आपके बच्चों को मिल जाएगा। तो ये स्कीम सबके लिए है, आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए और आपके बच्चों के लिए, तीनों के लिए। ये स्कीम जो है 6 पे कम वाला प्लान वो केवल आपके लिए और आपके स्पाउस के लिए है, इसमें बच्चों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने बाय डिफॉल्ट यही कर रखा है क्योंकि इसमें पेंशन ज्यादा दिख रही है, देखिए 635 रुपए जबकि इसमें मात्र 544 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बता दिया, मात्र पेंशन तो 635 रुपए दिख रही है, फिर अब हम क्या करेंगे। अब 2-3 बातें हैं वो अच्छी तरह सुन लीजिए आप। पहली बात कि 2004 से पहले जो पेंशन चलती थी उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। उस पेंशन स्कीम में 1 रुपया भी हम देते नहीं थे, बदले में सरकार हमें बहुत सारे पेंशन देती थी, ठीक है। इस स्कीम में क्या हो रहा है NPS में
कि आपने जो पैसा दिया, अभी अभी मैंने बताया आप 1 लाख रुपया दिया है आपने, तो आपने ही दिया है अपनी इनकम का पार्ट जो आपका बचा था एंड में 60 वर्ष की उम्र में 40% जो हिस्सा है वो आप किसको दे देंगे, इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज को, इन इंश्योरेंस कंपनीज को दे देंगे, बदले में वो आपको पेंशन दे देगी। यानी कि आपका ही पैसा आपको ही पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि अब आप कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए कि 2004 से वाली पहली पेंशन कैसी थी, ये अब वो भूल जाए, वो गया वक्त। अब यही मिलेगी आपको जो भी पेंशन है। अब इसी पेंशन में हमको कितना मिल सकता है मैं आपको ये बताता हूं। अब हम रोडपति बने या करोड़पति, ये इस चीज का जवाब देने वाला हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 1 लाख रुपए पर आपको 635 रुपए मिल रहे हैं, तो 10 लाख रुपए पर आपको मंथली कितना मिलेगा, 6,03,050 रुपए, ठीक है। और अगर 1 करोड़ रुपए आपने जमा किए तो कितना मिलेगा, 63,500 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी आपको, 63,500। अब आप सोचेंगे हमारा क्या 1 करोड़ रुपए हो जाएगा क्या सर? हाँ, यही मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैं आपको मेरे रियल डाटा पे लेके चलूंगा। अगर आपका पे ग्रेड थोड़ा भी ठीक है तो आप करोड़पति बनने वाले हैं। मैं आपको अभी देखिए करोड़पति बना के छोड़ूंगा, आप बैठे रहिए, पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा और आपकी पूरी पेंशन भी बताऊंगा कि कितनी संभावना है होने की। तो आगे चलते हैं। एनपीएस कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। करंट में जो भारत सरकार को या एनपीएस फंड को हम दे रहे हैं पैसा, वो कहां कहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है? 3 स्कीम है, 1, 2, 3। पहला है हमारा फंड मैनेजर का नाम एसबीआई पेंशन फंड स्कीम, इसमें हमारा 38% पैसा जा रहा है। दूसरा है यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड स्कीम, इसमें 32% हिस्सा जा रहा है हमारा। और एलआईसी पेंशन फंड स्कीम में 30% हिस्सा। तो हमारा जो 100% हिस्सा है वो ये 3 फंड मैनेजर्स के पास जा रहा है। ये फंड मैनेजर्स हैं जो हमारे फंड को, यानी कि हमारे पैसे को शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट हो गया, फिर मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट डेट हो गया, फिर मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, उन 3 जगह ये तीनों अपने अपने अनुसार पैसा लगाते हैं। तो शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो ये तीनों चूज कर लेते हैं, इनको जो फायदे वाली कंपनी लगती है वो वहां पैसा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से 3 फंड मैनेजर हैं जो हमारे 100% पैसे का हिसाब किताब रखते हैं और उन्हें अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, डेट्स में, इनमें लगाते हैं। तो ये फंड मैनेजर का काम होता है। इसका इनका चार्ज भी होता है, ये चार्ज लेते भी हैं उसके लिए। अब मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां आपको रियल डाटा मैं दिखाऊंगा। रियल डाटा मतलब मैं अब आपको मेरे खुद के एनपीएस अकाउंट में ले जाने वाला हूं, जहां आप देखेंगे कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितना रिटर्न मुझे अभी तक मिला है, कब किया था, क्या मेरा भविष्य में पेंशन रह सकती है, ये सब मैं ओरिजिनल डाटा के रूप में आपको, जो भारत सरकार की साइट है नेशनल पेंशन स्कीम की, उस पे मैं आपको दिखाने वाला हूं रियल डाटा। तो आइए चलते हैं उस पर। देखिए दोस्तों, हम हमारे ब्राउजर में आ चुके हैं। आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, कोई सा भी ब्राउजर खोल सकते हैं और सिंपली वहां जाकर आपको टाइप करना है CRA-NSDL.com CRA। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा। ये ऑथेंटिक भारत सरकार की साइट है, एनपीएस की, नेशनल पेंशन स्कीम की। तो हम देख लेते हैं इसको। यहां आपको यूजर आईडी डालनी है, और यूजर आईडी क्या होती है? यूजर आईडी होता है आपका प्राण नंबर, जो आपका परमानेंट नेशनल पेंशन स्कीम का प्राण नंबर है वो यहां डलेगा, ठीक है। तो वो आपके ऑफिस ने आपको दिया होगा, आपके पास एनपीएस का कार्ड भी होगा, प्राण कार्ड जिसे कहते हैं। प्राण कार्ड का प्राण नंबर होता है जो आपके ऑफिस ने दिया होगा। नहीं हो आपके पास तो अपने ऑफिस से संपर्क करें और उनसे ले सकते हैं कि मुझे मेरा प्राण नंबर, एनपीएस का नंबर बता दीजिए, यूजर आईडी। तो वही आपका जो प्राण नंबर है वही आपकी यूजर आईडी होगी। तो मैं यहां फिलअप कर लेता हूं। ये मैंने अपना यूजर आईडी यहां फिलअप कर लिया है। अब बात आती है कि यूजर आईडी तो ध्यान है लेकिन पासवर्ड तो हमको ध्यान ही नहीं है, फिर क्या करें? तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बारीकी से बताता हूं। ये रीसेट पासवर्ड जो है ना, इस पे क्लिक करना आप। मैं ये रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए। अब रीसेट पासवर्ड में ये 2 ऑप्शन दे रहा है, रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन। अब मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है, लेकिन मैं तो चाहता हूं पासवर्ड चेंज करना, तो मैं ये कर लेता हूं इंस्टेंट सेट पासवर्ड। तो मैंने ये क्लिक किया तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, नोडल ऑफिस के थ्रू जाना चाहते हैं या ओटीपी के थ्रू। मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है
तो मैं क्या करूंगा, जनरेट ओटीपी थ्रू। तो मैं जनरेट ओटीपी के थ्रू जाता हूं और यहां मैं मेरा प्रान नंबर लिख देता हूं। ठीक है, जो हमारा एनपीएस का यूजर आईडी है वही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये मैंने लिख दिया है। यहां मैं अपनी डीओ भी चूज कर लेता हूं इसमें से। आप यहां इसको चूज कर ले और देख ले कहाँ है आपकी, ऊपर जाते जाए, जहां आपकी आ जाए डेट ऑफ बर्थ वहां रोक ले। ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। अब मुझे एसएमएस से ओटीपी चाहिए तो मैंने एसएमएस को क्लिक कर रखा है, अदरवाइज ईमेल से भी हो सकता था। और न्यू पासवर्ड मैं डाल देता हूं इसमें जो मैं चाहता हूं। तो आप जो न्यू पासवर्ड लगाएं वो ध्यान रखना उसमें स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं 1 2 3 जो ये होते हैं ना वो भी होने चाहिए। तो मैं इसमें अपना नया पासवर्ड डाल देता हूं। ये देखिए मैंने अपना नया पासवर्ड इसमें डाल दिया है, पुराने पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट नया पासवर्ड डालना है आपको। और ये 62 और 4 66 ये मैंने इसमें जोड़कर लिख देता हूं और अब मैं इस पर सबमिट करता हूं। अब मेरे पास ओटीपी आ जाएगा, देखना। बस आने वाला है मेरे पास ओटीपी। ये मेरे नंबर है, मोबाइल नंबर जिसपे मेरे पास ओटीपी आने वाला है। ये आ चुका है मेरे पास। अब मैं इसको फीड कर देता हूं। ये मैंने फीड कर दिया इसमें और सबमिट करूंगा तो सबमिट के बाद ये मेरा चालू हो गया है। ठीक है, ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया है, ये यूजर आईडी आ गया है, ये डीओबी है मेरा और ये हो गया है। अब मैं लॉगिन करना है मेरे को, तो सिंपली अब मैं इस क्लिक हियर लॉगिन टू जाता हूँ। ये लॉगिन मैं करता हूँ। ये हम लॉगिन पे जैसे जाएंगे वापस से उसी विंडो पे आ गए हैं जहां से हम चले थे। अब मैं यहाँ अपनी यूजर आईडी डाल देता हूँ वापस से, वही यूजर आईडी जो मैंने बताई है। प्रान नंबर, जो आपका प्रान नंबर है वो यहां पर आपको डालना है। ठीक है, तो देखिए मैंने अपना यहाँ प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर डाल दिया है। और अब जो नया पासवर्ड मैंने बनाया था वो मैं इसमें लिखूंगा। तो मैं इसमें लिख देता हूं अपना नया पासवर्ड। और ये कैपेचा जो है उसको मैं जोड़ लेता हूं, 22 और 6 28 हो गई हमारे। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं और सबमिट कर देता हूं। सबमिट कर दिया मैंने, ये आ गया है मेरा, ये खुल चुका है मेरा एनपीएस का। ठीक है, अब यहां कई ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको वन बाय वन करके बताता जाता हूं, तो आप थोड़ा सब्र रखें। अब ये ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन है, इस पे आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। मैं जैसे ही इस पे करता हूं कंट्रीब्यूट ऑनलाइन पे, देखिए क्या होता है। सब्सक्राइबर कैन कंट्रीब्यूट थ्रू ENPS, क्लिक हियर टू कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। या टू व्यू लिस्ट ऑफ एनपेड बैंक्स एसोसिएट विद SBI ई-पे, इसके द्वारा अगर मेरे को ऑनलाइन पेमेंट करना है, मान लीजिए मैं अपना 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाना चाहता हूं। मैंने बताया था ना कि एक्स्ट्रा आप 50,000 और बचा सकते हैं अपने। तो मैं यहां से इसको जाऊंगा क्लिक हियर और यहां कंट्रीब्यूट करने के लिए क्लिक करूंगा और ये आ गया प्रोसीड, और मैं ये प्रोसीड कर देता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि 50,000 रुपए तक का और जो भारत सरकार ने दे रखा है मैं उसका बेनिफिट उठाऊं, तो मैं इसमें जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा हुआ आ गया है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, ये एनपीएस आ गया है मेरा ऑटोमेटिकली। ये एनपीएस स्वावलंबन योजना में नहीं, हम एनपीएस सीआरए में हम। ठीक है, रिक्वेस्ट थ्रू एसएमएस और ये एड एंटर कैपेचा, तो 47 और 7 54 होता है। मैं यहाँ 54 लिख देता हूं और मैं इसको वेरीफाई कर देता हूं अपने प्रान को। जैसे ही वेरीफाई करूंगा ये सेंड ओटीपी के लिए कहेगा। मेरे पास ओटीपी आ चुका है वापस से, अभी देखिए ये आ गया है। मैं अपना जो है ओटीपी आ चुका है, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर, ये आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ओटीपी लिख देता हूं। ठीक है, और अब मैं इसको सबमिट कर देता हूं ओटीपी को। जैसे ही सबमिट करूंगा देखिए ऑप्शंस क्या आते हैं। टीयर 1,
आपका जो अमाउंट है एनपीएस में, आप जो 50,000 का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो टीयर 1 में ही मिलेगा। टीयर 2 में किसी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। क्लियर रखें, टीयर 2 में किसी प्रकार का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, केवल टीयर 1 में। तो आप अगर 50,000 तक का और बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो वो टीयर 1 में ही मिलेगा। तो यहां आप अपना अमाउंट लिख सकते हैं 50,000 तक का, जिससे आप उठा सकें। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म करके आगे पेमेंट करने के लिए निकल जाना है। मान लीजिए मैंने सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा 10,000, तो ये 10,000 आ जाएगा और ये अमाउंट आ गया, ये सारा का सारा। और किस पेमेंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं, मैं मान लीजिए एसबीआई पे से करना चाहता हूं, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पेमेंट करने के लिए ये पेमेंट करके आगे बढ़ना है आपको। ठीक, ये एडिट अमाउंट भी कर सकते हैं और पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके आप नीचे आएंगे तो ये दोनों को आपको यस कर देना है और मेक पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर देना है। तो ये पहली बात हो गई कि आप अपना एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं 50,000 तक का। ठीक, अब हम वापस से आते हैं अपने इस वाली विंडो को मैं बंद कर देता हूं। ये वापस से आ गए हम, ये कंट्रीब्यूट ऑनलाइन हो गया। फिर है चेंज स्कीम प्रेफरेंसेस। आप टीयर 1 में स्कीम प्रेफरेंसेस चेंज नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं, वो उनको एज इट इज भारत सरकार ने दिया है। ठीक है, फिर है ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम टीयर 2 टू टीयर 1। आप अपने फंड्स का ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। टीयर 2 में आपके पास अगर पैसा है तो टीयर 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉल, विड्रॉल में देखिए पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टीयर 1, इसको भी देखते हैं हम कि क्या है। देखिए ये मेरा प्रान नंबर है, मैं सबमिट कर रहा हूं। यहाँ जैसे ही सबमिट करूंगा ये ऑप्शन आ गया। अब देखिए ये पार्शियल विड्रॉल है, समझिए जो मैंने शुरुआत में बताया था, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप एनपीएस में 60 वर्ष का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कुल अमाउंट का 25% हिस्सा जो आपने जमा किया था ना, कुल अमाउंट, उसका 25% हिस्सा आप अवेल कर सकते हैं। देखिए मेरा प्रान नंबर है, ये मेरा नाम आ गया, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये मेरी ज्वाइनिंग कब से है, मैंने कब से ये ज्वाइन किया है एनपीएस को। ये जनरली वही डेट होती है जिस दिन से आपने अपनी नौकरी ज्वाइन की होती है, वही डेट होती है जो पहली नौकरी ज्वाइन की होती है, और उससे जो प्रान नंबर जनरेट होता है ये वही डेट होती है। फिर है विड्रॉल टाइप, कंडीशनल विड्रॉल है, मुझे इमरजेंसी इसलिए मैं ले रहा हूं। सेल्फ कंट्रीब्यूशन यहां आ गया है, मैंने इतने सालों में 21 जनवरी 2013 से मैंने ये अकाउंट खोला है एनपीएस का, और 21 जनवरी 2013 से लेकर अब तक मैंने जो अपना कंट्रीब्यूशन जमा कराया है वो कितना है, मात्र 4,45,548 रुपए मैंने अपनी तरफ से जमा कराया है। मेरा कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में। ठीक है, मैंने आज तक प्रीवियस विड्रॉल है नहीं मेरा कोई किसी प्रकार का। अवेलेबल विड्रॉल अमाउंट 4,45,548 रुपए। मैं कितना अवेल कर सकता हूं, 4,45,548, लेकिन मैं इतना अवेल नहीं कर सकता हूं। क्यों, ये लिखा तो है ना अवेलेबल, ये अवेलेबल है। अब कितना कर सकते हैं वो देखिए, यहाँ पे 1% से लेकर मैक्सिमम 25%। यानी कि मैं अपने अमाउंट का, अभी जैसे मेरे खाते में कितने हैं, मेरे खाते में तो ज्यादा है, लेकिन मेरा जो अमाउंट है वो मैंने कितना जमा किया है अभी तक, 4,45,548 रुपए। तो इसका 25% यानी कि 1,11,387 रुपए मैं अभी की अभी अपना ले सकता हूं लोन के रूप में। ये मुझे पैसा मिल जाएगा मेरे अकाउंट से, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, तभी आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम वापस से अपने उस पे चलते हैं। तो ये विड्रॉल देख लिया हमने, पार्शियल विड्रॉल हो गया है हमारा। फिर है हम, और कुछ है इसमें, ठीक है। फिर यहां से आप व्यू पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस देख सकते हैं, आपने जो रिक्वेस्ट की है तो वो यहां दिख जाएगी। ठीक है, ऐसे ही विड्रॉल टायर 2 से यहां दिख जाएगी और टीयर 2 से यहां दिख जाएगी और उसकी रिक्वेस्ट यहां दिख जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट समरी पे। तो मैं यहां क्लिक करता हूं ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट पे, ये मेरा नाम आ गया है, ये मेरा सब कुछ आ गया है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं कौन से सेशन के लिए, तो मैं अभी आपको लेटेस्ट वाला ही दिखा देता हूँ 2020-21 का। इसमें क्वार्टर पूछा है, कौन सा क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर। तो हम ऑल करते हैं और टीयर 1 ही रहेगा मेरा। मैं जनरेट स्टेटमेंट कर देता हूं, देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ये हो चुका है तैयार हमारा। तो अब आइए मैं आपको दिखा देता हूं 1 बाय 1 करके। ये मेरा प्रान नंबर आ गया है,
ये मेरा नेम और ये मेरा एड्रेस, ये मेरी फोन नंबर, फिर ये मेरी ईमेल आईडी आ गई है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है मेरी। ये टीयर 1 मेरा एक्टिव आ गया है स्टेटस। टीयर 2 मैंने ले नहीं रखा है इसलिए नॉट एक्टिवेटेड आ रहा है। जिसने टीयर 2 ले रखा होगा यहाँ एक्टिवेटेड आएगा। फिर ये डीडीओ नंबर, डीडीओ नेम, कौन सी संस्था मुझे ये पेमेंट कर रहा है एनपीएस में। फिर ये डीडीओ का एड्रेस आ जाता है, कहाँ से आ रहा है मेरे पास ये पैसा। फिर ये टीएओ रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, ये उसकी डिटेल्स आ जाती है। और ये नॉमिनी आ जाता है यहाँ पे कि मेरे जाने के बाद किसको ये सारा पैसा मिलेगा, तो यहाँ मेरे नॉमिनी का और परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो जो मैंने बताया था 3 प्रकार की स्कीम में हमारा पैसा जा रहा है, एसबीआई फंड पेंशन फंड स्कीम में, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस में और एलआईसी पेंशन फंड स्कीम में। तो एसबीआई में 38% पैसा जा रहा है मेरा, यूटीआई में 32% और सबसे कम एलआईसी में 30%। तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट समरी, ये देखिए वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग्स ऑन सितंबर, अभी मेरे अकाउंट में है 12,29,642 रुपए। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस अभी तक टोटल 90 कंट्रीब्यूशंस किए हैं। टोटल कंट्रीब्यूशंस इन योर अकाउंट एज ऑन सितंबर 8,91,000 का हुआ है। टोटल विड्रॉल 0 है। टोटल नोशनल गेन लॉस यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब है कि 8,91,096 रुपए आज तक मैंने एनपीएस में, मैंने और मेरी संस्था यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का मिलकर जो कंट्रीब्यूशन था वो इस पेंशन स्कीम में कितना था एनपीएस में 8,91,096 रुपए का। और उस पर मुझे फायदा कितना हुआ 3,38,546 रुपए का मुझे फायदा हो गया है। इस तरीके से मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया है अब 12,29,642। अब देखो मैं इनको क्लिक करता हूं, ये देखो इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, तो ये क्या आ गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मुझे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल रहा है 9.71%। और रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें मुझे कितना रिटर्न मिला है 16.17%। देखिए कितना जबरदस्त रिटर्न मिला है मुझे इस साल, जबकि मेरा एवरेज जो है वो है 9.71%। इसका मतलब है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अब तक मैंने जब तक इसको ट्रैक किया है पिछले काफी सालों से 9% से कम मुझे आज तक एनपीएस ने कभी भी शो नहीं किया है अपना रिटर्न। इवन जब शेयर मार्केट गिर जाता है तब भी मुझे 9% मिनिमम रिटर्न मिल रहा है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है अपने अकाउंट को। ठीक है, फिर ये देखिए इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आ जाती हैं, कितनी यूनिट्स हैं आपके पास, एसबीआई की कितनी यूनिट्स हैं, यूटीआई की कितनी यूनिट्स हैं, एलआईसी की कितनी यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं, कितने पैसे में आपने कितनी यूनिट्स की खरीदी है उसके आधार पर है ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाता है कंट्रीब्यूशंस। ये देखिए 9 जुलाई 2020 को कितना पेमेंट किया गया, एम्प्लॉय की तरफ से कितना हुआ, एम्प्लॉयर की तरफ से कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। ये देखिए यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि देखिए किस किस महीने में कितना कितना पेमेंट कहाँ से किया गया, यहाँ से सब कुछ पता चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पता चल जाता है टोटल अमाउंट कितना है। ठीक, ये ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाती है यहाँ पे सारी, आप इनको चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये हमने अभी देख लिया है हमारा इन्वेस्टमेंट की समरी। फिर हम आगे चलते हैं, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है नहीं मेरा, डेमोग्राफिक रजिस्टर अपडेट मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं अपनी। रिक्वेस्ट फॉर पैन कार्ड, आप यहां पे क्लिक करना तो क्या होगा, आप अपना पैन कार्ड जो आपके पास अगर नहीं है पैन कार्ड, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ऐसा आएगा पैन कार्ड, इसे रीप्रिंट कर लें, बस ये आ गया। इसको प्रिंट कर लें या पीडीएफ के रूप में अपने मोबाइल में रख लें, ये काम आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा होता है पैन कार्ड। मैं यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रखी है मैंने, बाकी ऐसा होता है। ठीक, अब पीछे चलते हैं हम वापिस से बैक। हाँ, बैक का ऑप्शन नहीं है, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, मैं लॉगिन करना पड़ेगा, बैक का ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ, तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे, ये व्यू मेंट ये देख लिया था हमने, रिक्वेस्ट फॉर पैन कार्ड। फिर है ये आगे अपडेट पर्सनल डिटेल्स, यहाँ से अपनी पर्सनल डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हैं। फिर ग्रीवेंस है, कोई आप ग्रीवेंस है आपकी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर है पर्सनल अकाउंट डिटेल्स, अपनी पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं, स्कीम की डिटेल्स देख सकते हैं।
सब्सक्राइबर टीयर 2 डिटेल्स देख सकते हैं, डाउनलोड ई प्रान, यहाँ से ई प्रान को डाउनलोड भी कर सकते हैं, नोडल ऑफिस देख सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से हो जाती है। ठीक है, तो ये हम वापिस से ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट खोल रहा हूं मैं एक बार वापिस अपना, क्योंकि मैं अब आपको जहां लेके चलने वाला हूं वो और भी बड़ा प्रैक्टिकल है। ठीक है, मेरा अभी कितना है अमाउंट, 12,29,642 रुपए। ठीक, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं एंड कैलकुलेटर पे। तो ये है इस साइट, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप टाइप करना www.gconnect.in NPS कैलकुलेटर। ठीक है, आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहां पहुंच जाएंगे ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ नीचे आएंगे आप, तो नीचे आएंगे तो ये एनपीएस का कैलकुलेटर मिल जाएगा आपका 7th सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार। यहाँ आपको डिटेल भरनी है, जैसे मैं 4800 पे ग्रेड में हूँ तो मैं यहाँ 4800 पे ग्रेड आता हूँ। देखिए ये मेरा 4800 लेवल 8 में मेरा 4800 पे ग्रेड है, मैंने इसको क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब यहां से क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस पे जाना है। ये ऑटोमेटिकली कितना ले रहा है, 47,600, जबकि मेरा 47,600 नहीं है, मैं तो काफी पुराना हो गया, 4800 पे ग्रेड में मैं 7 साल, तो मेरा यहाँ आ रहा है 58,600 आज की तारीख में जो है मेरा ये। तो ये मैंने 58,600 यहाँ लिख दी, चुन लिया है। ये आपकी टेबल होती है मैट्रिक्स की 7th पे कमीशन के अनुसार, ये उसके अनुसार बता रहा हूं मैं। फिर है एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डीए एवरी ईयर। आप मान के चले आपको हर साल कम से कम 8% डीए कम से कम मिलने वाला है। 4% प्लस 4%, इतनी महंगाई रहती है। कई बार तो एक साल में 20% डीए मिला है। अभी पिछले 2-4-5 साल ये बात करें थोड़ी सी पिछली गवर्नमेंट की, तो एक साल में 20% डीए भी मिला गया है। तो मैं आपको बता सकता हूं ये फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार लगभग 8% आपको डीए रहता है, इंक्रीज हो जाता है एक साल में। तो मैं इसको 8% मान लेता हूं। फिर एट सेलेक्ट प्रेजेंट डियरनेस अलाउंस, आपका वर्तमान में डीए कितना है, तो अभी डीए चल रहा है 17%, तो मैंने इसको 17% चूज कर लिया है। मेरी रिटायरमेंट डेट है 2044, तो मैं 2044 चूज कर लेता हूं। देखिए ये 2044, और ये मैं जुलाई चूज कर लेता हूं क्योंकि मैं जुलाई का हूं। ठीक है, तो ये मैंने कर ली, अपनी रिटायरमेंट डेट चूज कर ली। अब एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां ध्यान दें कितना आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है जो आपने एनपीएस में पैसा दे रखा है। तो मैं आपको कहता हूं 9%। पिछले 7 साल हो गए हैं लगभग मेरे को एनपीएस में जुड़े, और मैं कंटिन्यू इसको ऑब्जर्व करता हूं, मुझे 9% से कम आज तक कभी नहीं दिखाई दिया है। कभी 12% था बीच में ये 12-13% तक चले गया था रिटर्न, लेकिन अभी मार्केट गिरा है तो उसकी वजह से 9.5 के आसपास आ गया है, लेकिन 9 से कम अभी तक भी नहीं आया है। इतना कोरोना की वजह से मार्केट डाउन चले गया, फिर भी 9% से नीचे नहीं आया है। तो मैं इसको एक बार के लिए 9% मान लेता हूं। ठीक है, कि 9% मेरा रिटर्न रहने वाला है। फिर है एंटर एनपीएस फंड बैलेंस एज ऑन डेट, क्लिक हियर टू फाइंड इट। तो आपका एनपीएस में कितना पैसा है अभी, तो अभी हमने देखा था, तो मैं देख लेता हूं कितना पैसा है मेरे पास अभी, 12,29,642 रुपए। तो मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, या आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं, और यहां लाके मैं इसको लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया कि 12,29,642 रुपए मेरे फंड में है अभी। ठीक है, एनपीएस फंड आज की तारीख में मेरे पास 12,29,642 है। सेलेक्ट एन्युटी अमाउंट टू बी अलोकेट फॉर एनपीएस पेंशन स्कीम। कितना, मिनिमम 40% तो आपको रखना ही पड़ेगा, आप ज्यादा भी रख सकते हैं, तो मैं तो मिनिमम ही रखूंगा, मैं इससे ज्यादा रखना भी नहीं चाहता इसमें, तो 40% मैंने रख दिया। सेलेक्ट एक्सपेक्टेड एन्युटी रेट फॉर मंथली पेंशन, इसको हम मान लेते हैं मिनिमम 5% दे रखा है, हम 6% मान लेते हैं कि 6% तो मुझे वैसे भी एफडी पर 8-9% ब्याज मिलता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है कम से कम 6% तो देगी मुझे। एफडी पर आपको 9% ब्याज मिलता है लगभग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको, यानी कि 60 वर्ष के बाद वाले लोगों को, तो हम भी उसी में आ जाएंगे फिर तो कम से कम 9% देगी, तो इंश्योरेंस वाली कंपनी मुझे 6% तो देगी, तो मैं यहाँ 6% मिनिमम चूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरा अमाउंट आ चुका है, ये 60% हिस्सा मुझे रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, यानी कि 2,81,67,000 रुपए मुझे रिटायरमेंट होऊंगा मैं जब 2044 में, तब मुझे 2,81,67,000
लगभग मिलने वाले हैं। जो मैंने अगर ये कैलकुलेशन किया है, इसमें थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और थोड़ा नीचे भी जा सकता है, वो रेट के अनुसार है, लेकिन लगभग मुझे इतना मिलेगा, 2,81,60,000 रुपए। और 1,87,78,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास ये जाएगा पैसा। ठीक है ना। ये जो 40% हिस्सा है मेरे टोटल अमाउंट का, ये कहाँ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास, फंड मैनेजर्स के पास, जिससे मुझे पेंशन मिलेगी। अब आगे आते हैं। ये देखिए मेरा टोटल अमाउंट है 4,69,45,000 रुपए बना है मेरा। ठीक है। मैन और 1,45,000 एनपीएस सब्सक्रिप्शन है, और रिटर्न कितना आया है? 3,24,39,544। ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया है? 3,24,39,544। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था? मैंने और मेरे एम्प्लॉयर ने, दोनों ने मिलाकर एनपीएस में कितना पैसा डाला है पूरे जीवन भर में? 1,45,06,000 रुपए। और मुझे उस पर रिटर्न कितना मिला है? 3,24,39,544 रुपए। तो टोटल मेरा वैल्यू कितना हो गया 60 साल की उम्र में? 4,69,45,554 रुपए। ठीक है। इस 4,69,45,554 रुपए में से 1,87,78,221 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास रह जाएंगे ताकि मुझे पेंशन मिल सके। और ये जो 2,81,67,000 है वो मैं हैंड टू हैंड अपने घर ले जाऊंगा। ठीक है। तो मैं करोड़पति हो चुका हूं। जो हमने प्रश्न करा था कि रोडपति होंगे या करोड़पति, तो हम करोड़पति होने वाले हैं, ध्यान रखना। फिर है नंबर ऑफ सर्विस, ये आ गया हमारे पास। टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन 1,45,06,10 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। 3,24,39,544 रुपए का रिटर्न आया है। और टोटल वैल्यू हुई है हमारी 4,69,45,554 रुपए। और लमसम अमाउंट मैं कितना ले जाने वाला हूं घर? 2,81,67,333 रुपए। मुझे कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है पेंशन स्कीम में? 1,87,78,221 रुपए मेरी इंश्योरेंस कंपनी के पास रहेगा मेरा ये पैसा। और बदले में मुझे पेंशन कितनी मिलेगी? 93,891 रुपए मंथली। ये सरकार की डिफॉल्ट स्कीम के तहत है, 93,891 रुपए। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा और आपका ये भ्रम दूर हुआ होगा कि मुझे 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, मुझे 2,000 रुपये मिलेगी, मुझे 3,000 रुपये मिलेगी। मैंने आपको डिटेल में एक एक करके समझा दिया है, रियल डाटा देकर समझा दिया है कि आपके पास कितना फंड बनेगा। मैं आपको कहता हूं, मैं खुद इकोनॉमिस्ट हूं, मैं कहता हूं मार्केट अगर ढंग से चलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। लेकिन अगर कम में भी देता है तो पिछले 7 साल से जो मैंने रिटर्न देखा है वो 9% से कम कभी गया ही नहीं है। बीच में 13.5%, 14% तक रिटर्न हो गया था, लेकिन अभी कोरोना में गिरा मार्केट तो ये 9%, 9.5 आ गया गिर के। तो मैंने तो 9% के हिसाब से लगाया। सोचो अगर ये ठीक ठाक अगर 1% भी ये बढ़ गया होता तो ये जो मेरा 93,000 है ये और ज्यादा बढ़ जाता और ये 4 करोड़ की बजाय मेरा 5 करोड़ के आसपास चल जाता। तो ये है सारा खेल। तो इतना बुरा भी नहीं है। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम 2004 से पहले जो चलती थी और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है? नई पेंशन स्कीम में आपका ही पैसा आपको मिलेगा टुकड़ों के रूप में, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में आप देते कुछ नहीं थे, केवल सरकार से लेते थे, बस यही अंतर है। लेकिन अब वो पुराना जमाना गया, उसको तो भूल जाओ। अब तो नए की बात करो कि हमें नए में क्या मिल सकता है, क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है। तो यहाँ आपका फ्यूचर सिक्योर है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने इनकम टैक्स का फॉर्म कैसे भरें सैलरी क्लास के पर्सन, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे विजिट करें। उसमें भी डिटेल में मैंने दिया है कैसे आप घर पे बैठे अपना भर सकते हैं। तो आप उसको देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।